तो उसका कारण ये है कि इस देश में जो मीडिया है, अखबार और टीवी चैनल जो है, तो अखबार और टीवी चैनल हमारे मुद्दों को हाईलाइट नहीं करते, बल्कि हाइड करते हैं, छुपाने का काम करते हैं। जिन मुद्दों को, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनको दिखाना चाहिए, उन मुद्दों को टीवी चैनल के लोग और अखबार के लोग उन मुद्दों को दबाने का काम करते हैं। शंकराचार्य नहाने जा रहा था तो उसको पुलिस वालों ने रोक दिया, तो तब से लेकर आज तक मुद्दा बना हुआ, मुद्दा खत्म नहीं हुआ। इतना दिन से वो टीवी पर चल रहा, उस पर डिबेट होती है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं, समाज का उनका 1% कोई फायदा नहीं है। ऐसे मुद्दों पर दिन रात चर्चा होती है, लेकिन जो हमारे हक अधिकार से जुड़े मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को मीडिया दबाने का काम करती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक सूत्रीय फार्मूला हम लोगों ने भी अपनाया हुआ है। मीडिया जिस बात को दबाएगी, हम लोग उसको उठाएंगे। मीडिया जिस बात को हाइड करेगी, हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया इसलिए हाइड कर रही है कि उससे हमारे लोगों को फायदा है। जिस मुद्दे से हमारे आदमी को फायदा है, ओबीसी को फायदा है, एससी को फायदा है, एसटी को फायदा है, उस मुद्दे को मीडिया नहीं दिखाती। और जिस मुद्दे से उनको फायदा है, या जो ऐसे फालतू के मुद्दे हैं जिसको उठाकर हमारे जो मेन इश्यूज हैं उनको दबाया जा सकता है, तो ऐसे फालतू के मुद्दों पर टीवी वाले दिन रात डिबेट करते रहते हैं। तो इसलिए ये कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझने की जरूरत है, वो महत्वपूर्ण बात ये समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर, जिसको हम आजादी मानते हैं, और हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए और हम लोग आजाद हो गए। तो 15 अगस्त 1947 को अगर हम लोग आजाद हो गए, तो ये आजादी के लगभग 78 साल हो गए। तो ये 78 साल के बावजूद भी हमको इस बात को लेकर क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की भी हो रही है। ऐसी जानकारी मुझे कुछ लोगों ने दिया कि अभी यूपी में कुछ दिन पहले जानकारी दिया कि टीचरों की गिनती के लिए जिम्मेदारी लगाई है। टीचरों का काम पढ़ाने का है, पढ़ाने का छोड़कर बाकी सारा जिम्मेदारी उनको लगाया जाता है। पढ़ाने की मर्जी है तो पढ़ा ले, नहीं मर्जी है तो ना पढ़ाए, लेकिन बाकी की जिम्मेदारी जरूर लगाया जाता है। अभी SIR पर इतना सख्त कर दिया कि लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। तो ये जो स्थिति है कि कुत्तों की भी गिनती हो रही है, मगर हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हम कभी कहते 52% है, कभी कहते 60% है, कभी कहते 65% है, तो ये 52, 60, 65 ये अलग अलग आंकड़े क्यों हैं? ये अलग अलग आंकड़े इसलिए हैं कि आजाद भारत में हमारी गिनती नहीं हुई। गुलाम भारत में जो आंकड़ा था, उसके आधार पर मंडल कमीशन ने कहा कि हम 52% हैं। लेकिन बिहार में जो सर्वे हुआ और उसमें जो आंकड़े आए, तो बिहार में 64% ओबीसी की आबादी है। अगर देश भर में ये गिनती हो तो 65% तक ओबीसी की आबादी हो सकती है, ऐसा तमाम जानकार लोगों का कहना है। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी के लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग हैं, आजादी के 78 साल बाद भी इनकी गिनती नहीं हो रही है। और अभी जब सरकार ने कैबिनेट में पास किया था,
तो हमारे लोग बहुत संतुष्ट हो गए थे। थोड़ा संतुष्ट पहले हो गए थे जब राहुल जी बोल रहे थे, तो कहा राहुल करवा देंगे। कहा पटेल जी आपको बोलने की क्या जरूरत है, राहुल तो बोल रहे हैं। और पूरा संतुष्ट तब हो गए जब बीजेपी ने कैबिनेट में पास कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ही कर देंगे, तो पूरा संतुष्ट हो गए और फिर कहने लगे कि अब तो सरकार ने मान लिया। तो अपने लोग बहुत जल्दी लोगों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये तो धोखा करेंगे। कहा अरे अब कैबिनेट ने पास कर दिया तब भी आप कह रहे हैं धोखा करेंगे, आप तो बीजेपी के विरोधी हैं ही, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। तो आप तो विरोधी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी सामने आ गया कि सरकार ने जो बजट नोटिफिकेशन जारी किया, जो कैबिनेट में पास किया था, उस समय भी जो बजट जारी किया, उस बजट में भी कहीं ये जिक्र नहीं था कि जाति जनगणना होगी, उसमें केवल जनगणना का जिक्र था। और अभी जब पहली बार हाउस लिस्टिंग का जब ये नोटिफिकेशन आया, तो हाउस लिस्टिंग के नोटिफिकेशन में भी ओबीसी का कॉलम नहीं है। मतलब सब पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा कि आपके घर की फर्श किस चीज की बनी है, आपके घर की दीवार किस चीज की बनी है, आपके घर का छत किस चीज का बना है, आपका घर कितना बड़ा है, उस घर में कितने लोग रहते हैं, आपके पास रेडियो है कि नहीं है, ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, साइकिल है कि नहीं है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, जीवन यापन परिवार का कैसे होता है, परिवार में कितने लोग हैं, ये सब पूछा जाए। पानी आप कैसे पीते हो, पानी सही मिलता है आपको कि खराब मिलता है, खाना आप गैस से बनाते हो कि लकड़ी से बनाते हो कि बिजली से बनाते हो, ये सब पूछा जाए। बस यही नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के, ये सब पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हो और क्या आप ओबीसी में आते हो। ये पूछा जाएगा कि परिवार का मुखिया एससी है कि एसटी है, इतना पूछा जाएगा। और इसके बाद क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा एसटी हो नहीं, एससी हो नहीं। तो फिर तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा क्या होना चाहिए था, ओबीसी होना चाहिए था। तो ओबीसी नहीं है, फिर क्या है, अन्य है, एससी एसटी अन्य। अन्य में ओबीसी भी हो गया, अन्य में ब्राह्मण भी हो गया, अन्य में क्षत्रिय भी हो गया, अन्य में वैश्य भी हो गया और अन्य में हम भी हो गए। मतलब ये शामिल बाजा बजाया जा रहा है, ये हमको जो है उनके साथ में शामिल कर लिया गया, ये शामिल बाजा बजाया जा रहा है। तो जब हम उनके साथ गिन उठे, अब ये कैसे पता चलेगा कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते। मान लो मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे हमारा यकीन नहीं है इस बात में, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि मोदी जी बहुत ईमानदारी से हम लोगों का विकास करना चाहते हैं। लेकिन अब मोदी जी के पास तो जनगणना के आंकड़े जाएंगे, अब उसमें पता ही नहीं कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी घास फूस वाले मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है। अब ये पता ही नहीं है कितने को साफ पानी मिल रहा है, कितने को गंदा पानी मिल रहा है, कितने अभी तक लकड़ी से फूक फूक कर खाना बना रहे हैं, ये पता ही नहीं, ये आंकड़ा ही नहीं जा रहा। जब ये आंकड़ा ही नहीं जा रहा, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है, पता ही नहीं चल रहा। जब ये सब आंकड़े ही नहीं जा रहे हैं, तो मान लो मोदी जी ईमानदारी से विकास करना चाहते हैं, तो विकास के लिए तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जिसकी जैसी स्थिति, जिसके पास घर नहीं उसको घर देना पड़ेगा, जिसके पास चलो नहीं उसके विकास की योजना बनानी पड़ेगी। अब ये योजना हमारे लिए कैसे बनेगी जब हमारी गिनती ही नहीं हो रही है अलग से, ये पता ही नहीं चल रहा ओबीसी के कितने लोगों की क्या स्थिति है, तो ओबीसी के विकास के लिए योजना कैसे बनेगी। तो इसका अब वो कह रहे हैं हम अगले चरण में जाति को ले लेंगे, ओबीसी को ले लेंगे, लेकिन ये जो हाउस लिस्टिंग हो रही है, एक्चुअल स्थिति तो इससे पता चलेगी, तो ये एक्चुअल स्थिति तो पता ही नहीं चलेगी। अगर आपकी बात उनकी बात ही मान लिया जाए कि वो बात में ले लेंगे,
उससे तो केवल संख्या आएगी, लेकिन ये जो एक्चुअल आंकड़े हैं कि क्या स्थिति है किस समाज की, ये तो पता ही नहीं चलेगा। फिर वही लोग हल्ला मचा रहे हैं, ले गए यादव, यादव ले गए यादव। तो हमारा आदमी जैसे बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है उसको कहा जाता है वो कौवा तुम्हारा कान लेकर गया। तो जो हमारा आदमी है वो अपना कान नहीं देख रहा है कि नहीं, कौवे के पीछे भाग रहा है कि कौवा हमारा कान लेकर गया। ऐसे ये कह रहे ले गए यादव ले गए, सब यादव ले गए। अरे तो गिनती तो करो, अगर गिनती करोगे तो आंकड़े निकल कर आएंगे कि किसकी क्या स्थिति है, ये समझ में आएगा। बिना आंकड़े के आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। अगर मान लो यादव लोग सब कब्जा कर लेते तो यादव लोग जनगणना की लड़ाई क्यों लड़ते? जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यादव लोगों ने हिस्सा नहीं खाया है, ब्राह्मणों ने खाया है। उसको पता है सब जगह हमारा कब्जा है। अगर ये आंकड़े आएंगे तो ये पोल खुल जाएगी। जो हम एक ओबीसी को दूसरे ओबीसी से लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये लड़ाई बंद हो जाएगी। ये ब्राह्मणों को पता है और इसलिए वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और ये आंकड़े नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ में धोखेबाजी हो रही। ये धोखेबाजी आज से नहीं हो रही, आजादी को 78 साल हो गए। इसके पहले कांग्रेस थी। आज काशीराम जी का जन्मदिन है तो काशीराम जी कहते थे कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। तो कभी सांपनाथ डस लेता है और कभी नागनाथ डस लेता है। और हम लोगों को समझाया जाता नहीं है सांपनाथ थोड़ा ठीक है, नागनाथ थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और फिर जब नागनाथ रहता है तो समझाया जाता है ये नागनाथ हमें अत्याचार कर रहा है, थोड़ा सांपनाथ को देखें। और हमारे लिए दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों डसने का काम कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, अच्छा आप बताइए, जब अंग्रेज करते ही थे गुलाम भारत में जनगणना, तो आजादी के बाद भी वो चलता रहता, उसमें परिवर्तन की क्या जरूरत? वो तो चलता रहता। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने गिनती रोक दी। गिनती क्यों रोक दी? ये सोचने और समझने का विषय है कि गिनती क्यों रोक दी। इसलिए रोक दिया कि लोकतंत्र में एक आदमी का एक वोट है। एक आदमी का कितना वोट है? एक वोट। और कितना गिना जाएगा? एक ही गिना जाएगा। अगर अडानी वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, अंबानी वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, मोदी जी वोट डालेंगे तो एक गिना जाएगा, हम में से कोई वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, गरीब से गरीब वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा और अमीर से अमीर वोट डालेगा तो भी एक गिना जाएगा। पहले तो ये लोग चाहते थे कि वोट का अधिकार ही ना मिले इन लोगों को। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया। जब संघर्ष किया तो ये लोग कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। जो टैक्स देते हैं उनको होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई तब तो हमारे लोग कैसे मिले? ये तो इनके पास ना पैसा है ना पढ़ाई लिखाई है, इनको तो हजारों साल से रोका गया, इनको कैसे मिलेगा? तो अंग्रेजों को बात समझ में आई। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा तो इनको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा जो भी बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई कोई योग्यता नहीं मानी जानी चाहिए। जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिल जाए। इन लोगों ने कहा कि अनपढ़ आदमी कैसे वोट डालेगा? बाबा साहब ने कहा हाँ ये बात है कि अनपढ़ आदमी कैसे वोट डालेगा? तो बाबा साहब ने कहा कि अगर चुनाव निशान बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई रामलाल चुनाव लड़ रहा है, अगर बैलेट पेपर पर रामलाल लिखा रहेगा तो अनपढ़ आदमी पढ़ नहीं पाएगा, वोट डाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का जो चुनाव चिन्ह है वो टेम्पो है, रामलाल का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, रामलाल का चुनाव चिन्ह स्टूल है, अगर ये प्रचार कर दिया जाए तो अनपढ़ आदमी ये समझ जाएगा कि अगर स्टूल पर वोट डालेंगे तो रामलाल को जाएगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव निशान देखकर वोट दे देगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार
हिला दिया, अब ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा हो गया। संकट ये खड़ा हो गया कि जनगणना बता रही है कि ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5%। अब जब सबको वोट का अधिकार मिल गया तो ये 3.5% वाले देश की सत्ता पर कैसे बैठेंगे? तो 3.5% वालों को बैठना है तो कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सोचा अगर इन सब की गिनती हिंदू के नाम पर अपने साथ कर लें, अलग से जाति जाति की हो रही है, और मान लीजिए हर साल होती है, हर 10 साल पे, और गिनती आती ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 60%, मान लीजिए। तो एक बार ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलती, 2 बार नहीं जलती, 3 बार नहीं जलती, लेकिन एक दिन तो ऐसा आता कि ओबीसी कहता जब हम 60 हैं, ये 3.5 है, तो ये 3.5 वाला बार बार क्यों जीतता है, हम 60 वाले क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं जीतते? तो ये दिमाग की बत्ती जलती तो पता क्या चलता है, 3.5 वाला गांव में सरपंच नहीं बना सकता। एक बार अखबार में खबर छपी, रिजर्वेशन 50%, कब्जा 80%। पंचायत के चुनाव में अम्बेडकर नगर में एक बार खबर छपी। तो ये क्यों खबर छपी? ये चेतना की वजह से ये उदाहरण दे रहा हूं, अगर हमारे लोग जागृत हो जाएं तो ये लोग गांव में सरपंच नहीं बन सकते। ये बात उनको पहले से पता। तो जो ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण को पूछो क्या ब्राह्मण क्या बताता? ब्राह्मण बताता हिंदू। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानता तब तक जब तक आपको मूर्ख नहीं बनाना होता है, तब तक। जब आपका मूर्ख बनाकर वोट लेना होता है तब ब्राह्मण अपने को हिंदू कहता है। अरे तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। वोट लेना हो, मुसलमान से लड़ना हो, चंदा लेना हो मंदिर नाम पर, तब वो कहेगा तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हो। नहीं तो वैसे वो ब्राह्मण है, आप यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, गढ़िया हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तब आप हिंदू नहीं हो, तब आपके साथ भेदभाव करें, तब हिंदू नहीं हो। जब अधिकार अभी देखिए ओबीसी को मिला, यूजीसी में जैसे ओबीसी को शामिल किया गया, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू कहने वाले सड़कों पर उतर गए और विरोध करने लगे। अब वो हिंदू नहीं रहा, ब्राह्मण हो गया। यूजीसी का विरोध करते समय ब्राह्मण है, और जब वोट मांगना होगा तब हिंदू हो जाए, क्योंकि आपका वोट चाहिए। तो ब्राह्मण पहले भी अपने को हिंदू नहीं मानते थे। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा कि हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, कहा हिंदू वाली। लेकिन जब वोट का अधिकार सबको मिला तो ब्राह्मणों ने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इनका वोट कैसे? अच्छा मान लीजिए अगर ब्राह्मण लोग आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने आपको शूद्र बनाया, ओबीसी के भाई, अनुसूचित जाति के भाइयों आपको अछूत बनाया, आपकी परछाई पड़ने से हम अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन आप हमको वोट दे। तो वोट देता आदमी? आदमी वोट नहीं देता, बल्कि लाठी निकालता, कहता तुम्हें तो खोज रहे थे कौन शूद्र बनाया, नीच बनाया, अछूत बनाया, ये कौन बनाया, उसी को खोज रहे थे। तो ब्राह्मण का ये तो खतरनाक मामला, वोट तो नहीं मिलेगा, खतरा और ज्यादा है। तो ब्राह्मणों ने तरीका अपनाया कि हम लोग हिंदू बन गए। जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, उन्होंने तरीका निकाला कि हम लोग हिंदू बन जाए। और कांग्रेस का अधिवेशन जिस पंडाल में होता था, उसी पंडाल में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हिंदू महासभा का अधिवेशन, ऐसे कई अधिवेशन हिंदू महासभा के कांग्रेस के ही पंडाल में हुए। मतलब कांग्रेस पहले तो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने ही ये दिमाग लगाया कि एक गुट अपने से अलग करो हिंदू के नाम पर, जो हिंदू का प्रचार करे। तो हिंदू कहने लगे, अब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो रहा है। अपना ओबीसी एससी एसटी का आदमी देश के प्रति बहुत संवेदनशील है। जैसे देश का मामला आता है वो 100 नुकसान अपना कर सकता है, कुर्बान कर सकता है।
जब कहते देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा तो ओबीसी SC ST का आदमी एकदम से खड़ा हो जाता है, हम तुम्हारे साथ। और इसकी भावनाओं का उपयोग करके वो देश पर राज करते हैं और फिर हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। अब हम पता नहीं करते कि मुसलमान 14 पैदा कर रहे हैं, नहीं पैदा कर रहे हैं, नहीं पैदा कर रहे हैं। उसने कह दिया, हमने मान लिया। अच्छा चलो पैदा भी मान लो कर रहे होंगे, मान लो पैदा कर रहे हैं तो 400 साल 500 साल 600 साल आबादी बढ़ाने में लगेगा ना, एक दिन में तो बढ़ नहीं जाएगी सारी की सारी। अब मान लो 500-600 साल वो लोग आबादी बढ़ाएंगे, फिर कब्जा करेंगे। और हम समझ गए कि 500 साल 600 साल आबादी बढ़ाएंगे, फिर आबादी ज्यादा होगी उनकी, तब वो देश पर कब्जा करेंगे। तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आज से ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया। अरे तो हम इतना समझ जाते, छोटी सी बात क्या, अरे ब्राह्मण बता रहे हैं कि मुसलमान पैदा करते 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 आबादी बढ़ा लेंगे, जब आबादी बढ़ जाएगी तब कब्जा करेंगे। अरे ओबीसी 52% आज ही है, SC 15% है, ST 7.5% है, इतना ही मिला लो तो 74.5% होता है। केवल SC ST OBC मिला लो तो 74.5% होता है। इसमें माइनॉरिटी भी आ जाएगा तो 90% हो जाएगा। तो हम तो आज ही ज्यादा संख्या में है, तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? तो छोटी सी समझदारी की बात है। उनके पीछे जाने के बजाय अगर OBC SC ST के लोग इकट्ठा हो जाए तो वो देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये जो बात है, ये बात हमारे लोगों को समझने की बात है कि जो जनगणना रोकी गई है उसके पीछे बड़ी साजिश है कि अगर जनगणना होती तो OBC SC ST हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के पीछे नहीं आती। तो जाति के आधार पर जनगणना बंद कर दिया और OBC SC ST को और OBC को हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ में जमा कर दिया। जैसे आपके पास 52 रुपया हो, हमारे पास 3.5 रुपया हो, अकाउंट खुला हमारा और जमा आपको भी कर दिया, उसमें आपका भी 52 जमा हो गया, हमारे पास 3.5 है, 52 आपका भी जमा कर लिया। तो 52 आपका जमा कर लिया तो आपके काम थोड़े आएगा, अकाउंट तो हमारा है ना, निकालेंगे तो हम। ब्राह्मणों ने ऐसा ATM बनाया है, डाल हर आदमी सकता है, निकाल के तो ब्राह्मण सकता है, दूसरा कोई उसमें से निकाल नहीं सकता है। ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है। तो जब 1951 में गिनती का समय था तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने सबसे पहले गिनती रोका, क्योंकि नेहरू जी को एहसास था कि कांग्रेस तो चटर्जी मुखर्जी बनर्जी गोखले तिलक आकर कर ब्राह्मणों ने बनाई। उस कांग्रेस के अंदर जब चुनाव हुआ तो सरदार पटेल जीत गए, मैं तो हार गया ब्राह्मणों के। ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई और उस ब्राह्मणों की बनाई कांग्रेस में समर्थन सरदार पटेल को है, नेहरू को नहीं है। तो गांधी की कृपा की वजह से नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो गांधी जी को हमेशा याद था, गांधी जी क्या कहते थे, मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता। ये उनको हमेशा याद था, बस तब भूल गए जब सरदार को प्रधानमंत्री बनाना था, तब भूल गए, बाकी हमेशा याद। तो नेहरू को ये झटका लग चुका था। तो नेहरू ने सोचा अब तो आम जनता में चुनाव होगा, वो तो कांग्रेस का चुनाव था, गांधी जी की मेहरबानी हो गई तो हो गए, अब तो आम जनता का चुनाव है। तो उन्होंने जाति के आधार पर गिनती रोकी। 2 बार नेहरू जी ने गिनती रोका, 1951 में और 1961 में। 2 बार इंदिरा जी ने रोका, 1971 में और 1981 में। एक बार नरसिम्हा राव ने रोका 91 में, और एक बार अटल जी ने रोका 2001 में। पहले कांग्रेस वाले रोक रहे थे, 2001 में अटल जी ने रोक दिया, वो बीजेपी के थे और हम लोगों के बहुत प्रिय नेता थे, बैकवर्डों के तो बहुत प्रिय। अगर बैकवर्डों को पूछिए कि सबसे बढ़िया नेता देश में कौन है, बिना सोचे समझे बताएंगे अटल जी है। अपना आदमी सुनता है, वो समझता नहीं है। लोगों ने प्रचार किया अटल जी है। वैसे ही कुछ लोग नए यंग जो नौकरी करने वाले थे वो भी कह रहे थे। तो हमने कहा पुरानी पेंशन चाहिए, कहा हाँ वो तो चाहिए। तो हमने कहा उन्होंने ही तो रोका था जो आपकी प्रिय नेता है। तो अपने लोग सुना सुनी कुछ बातों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो
अटल जी ने रोक दिया। फिर 2011 में जब जनगणना का समय आया, 2009 में हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में राजस्थान में रखा हुआ था। तो उस समय हम लोगों ने इस मुद्दे को शुरू किया कि इस बार जो देश का प्रधानमंत्री है ये कोई ब्राह्मण नहीं है। खास जो बात, अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए जनगणना के समय वो ब्राह्मण थे और उन्होंने गिनती नहीं होने दिया। इस बार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री है, सिख है, तो बड़ा आंदोलन इस पर करना होगा, तो संभावनाएं हैं। तो हम लोगों ने वहां से ये चर्चा शुरू किया और 51,000 कार्यक्रम 2010 में पूरे भारत में आनंद मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने किया और उसमें हैंडबिल छापा। हैंडबिल में लिखा कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती, और जानबूझकर ये पर्चा जितने बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के जितने लीडर थे शेड्यूल ट्राइब के बड़े बड़े, उन सब के घर में भिजवाया। इस बात के लिए भिजवाया गया कि पार्लियामेंट में मामला उठना चाहिए, और वैसे ही हुआ। जितने लीडर थे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और पार्लियामेंट बंद कर दिया। मनमोहन सिंह जी सामने आए और कहा कि हम करेंगे। मनमोहन सिंह जी कहे हम करेंगे। कांग्रेस में जो अंदर से ब्राह्मण जो चलाते हैं, राहुल जी कहते हमको नहीं चलने देते, हमारे में आरएसएस वाले भरे पड़े। तो गुजरात के अधिवेशन में कहा उन्होंने, तो कांग्रेस को जो अंदर से चलाने वाले ब्राह्मण होंगे, उन लोगों ने मनमोहन सिंह को कहा हो, अरे नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, अरे ये तो छोड़ो अटल जी तो विरोधी पक्ष के नेता थे, उन्होंने भी नहीं किया, आपको कौन सा जरूरी पड़ गया ये कहने के लिए खा करेंगे। अरे चलो कोई बात नहीं, कह दिया, लेकिन अब पढ़ो मुखर्जी देखे। अब आपको नहीं देखना है, पढ़ो मुखर्जी इस मामले को देखे। मनमोहन सिंह जी जल्दी बोलते नहीं, लोग कहते थे मौन मरते। एक बार बोले भी बेचारे तो ब्राह्मण लोग चुप करवा दिए, उनको करने नहीं दिए, कहा दोबारा मत बोलना इस पे। तो पढ़ो मुखर्जी देखने लगे। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अब इस मुद्दे को दबाना था, तो दबाने के लिए अन्ना हजारे को लाया, केजरीवाल को लाया, और अन्ना हजारे और केजरीवाल ने मिलकर और बाबा रामदेव ने मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया। और अन्ना जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन रामलीला मैदान से अनशन नहीं तोड़ूंगा जब तक जन लोकपाल नहीं आ जाए। और बाबा रामदेव लड़की का महिला का कपड़ा पहनकर स्टेज से कूदकर भागे। लालू जी ने कहा था कितना योग सिखाया, ये कूद योग नहीं सिखाया था। तो स्टेज से मतलब सनसनीखेज खबर बनानी थी, सनसनीखेज खबर बनेगी तब तो ये मुद्दा दबेगा। अब अन्ना हजारे वहाँ के कुनबी है महाराष्ट्र, और बाबा रामदेव जी हरियाणा के यादव, तो बैकवर्डों को ही मैदान में उतारा। बैकवर्डों के मुद्दे को दबाने के लिए बैकवर्डों को ही मैदान में उतारा, और ये बहुत बड़ा मामला कवरेज टीवी अखबार में बहुत इतना बड़े पैमाने पर दिया गया कि जैसे लगा कि अब इस देश में भ्रष्टाचार तो नहीं बचने वाला है। तो अपने भी लोग, अब जैसे अपने लोगों को राजनीति करना है तो जो भी पॉपुलर मुद्दा मिलता है उस पर कूद पड़ते हैं। तो अपने लोग भी तिरंगा झंडा उठाए, किसी पार्टी के लोग रहे हो, सभी दल के लोग तिरंगा झंडा उठाए, मैं भी अन्ना तो भी अन्ना, जन लोकपाल लाना है, इधर से लेकर उधर तक, उधर से लेकर उधर तक मार्च कर रहे हैं। तो सारे लोगों को काम पर आरएसएस के लोगों ने पीछे से लगा दिया, पूरी मीडिया कवरेज उसको थी। तो हम लोगों ने देखा ये तो मामला ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको फिर से एजेंडे पर लाना चाहिए। तो लाने के लिए 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली रखा, और उसमें शरद जी, रामविलास पासवान जी और तमाम बड़े बड़े जो नेता थे उस समय के, उन लोगों को उस रैली में बुलाया कि ये जो मुद्दा दबाया जा रहा है इसको फिर से चूंकि हाईलाइट हो तभी इसका समाधान होगा। तो अन्ना जी और रामलीला मैदान पर उस समय बैठे हुए थे, तो अपने लोग गए, अन्ना जी को कहा, अन्ना जी कल हमारी रैली है यहाँ जहाँ बैठे। तो अन्ना जी ने कहा केजरीवाल से बात करो। केजरीवाल के पास गए, केजरीवाल ने कहा कागज दिखाओ, कागज दिखाया,
कागज ओरिजिनल था। केजरीवाल समझ गए कि सही बुकिंग है, तो केजरीवाल ने कहा कि ऐसा है, अन्ना जी की कुटिया यहाँ रहने दीजिएगा आप लोग, और हम भीड़ को लेकर जंतर मंतर चले जाएंगे। तो अपने लोगों ने कहा अन्ना जी रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जनगणना पर भी 2 मिनट हम लोग बुलवाएंगे अन्ना जी को। ये सुनने के बाद केजरीवाल ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करिए हम अन्ना जी को भी लेकर जाएंगे, अन्ना जी भी यहाँ अन्ना जी को भी लेकर जाएंगे। केजरीवाल को लगा कि अन्ना जी बोल देंगे तो फिर अन्ना जी इस समय टीवी में चल रहे हैं तो फिर ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। तो वो फिर लेके चले गए। हम लोगों ने रैली किया। दूसरे दिन मीडिया में कोई खबर नहीं। 1-2 मीडिया वालों को पूछा गया क्यों नहीं आई, कहा आपको मना किया गया है दिखाने के लिए। तो अरे अन्ना जी की भीड़ तो इतनी नहीं है जितनी हमारी है। तो कहा है आपका सब कुछ है, लेकिन उनको दिखाने के लिए कहा गया है, आपको नहीं दिखाने के लिए कहा गया है, तो नहीं दिखाया जा रहा है। तो किसी को हाइड करना और किसी को हाईलाइट करना। बाद में क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने की एक नौटंकी की गई और ये प्रचार किया गया कि हम जाति जनगणना कर रहे हैं। वास्तव में सर्वे किया, जाति जनगणना नहीं किया, सर्वे किया, और उस सर्वे की रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं की गई। तो 2011 में धोखा हो गया। और ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, इसके सहारे कांग्रेस का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरएसएस, बीजेपी, इसके सहारे नरेंद्र मोदी चढ़ करके सत्ता में आए। और बाद में क्या कहा, 2G स्पेक्ट्रम हुआ। जिस 2G स्पेक्ट्रम पर इतना हंगामा था, कहा वो हुआ ही नहीं, और कुछ घोटाला ही नहीं था। तो इससे पता चलता है कि सारा मिली भगत के साथ में हो रहा था। और फिर मोदी जी 14 में आए तो क्या कहने लगे, मैं पिछड़ी जाति का हूँ। क्यों पिछड़ी जाति का मुद्दा, ताकि ओबीसी को लगे जब प्रधानमंत्री अपना बन रहा पिछड़ी जाति का तो गिनती तो कर ही लेगा। गिनती तो छोटा मुद्दा है, प्रधानमंत्री बनाना तो बड़ा मुद्दा है। कहा पिछड़ी जाति का हो, नीच जाति का हो, चाय बेचने वाला हो, मेरा लोग अपमान करते हैं। अपने आदमी को लगा जैसे हम लोग साधारण आदमी हैं, हमारा अपमान होता है, ऐसे मोदी जी भी साधारण आदमी हैं, इनका भी बहुत अपमान होता है। दुखिया आदमी दुखिया का दर्द समझ सकता है। मोदी जी के साथ अन्याय हुआ है, ये वास्तविक दर्द समझते हैं। अच्छा आदमी है, जरूर कल्याण। फिर कहा काला धन वापस लाएंगे, उसी को लेकर आंदोलन चलता। कहा काला धन वापस लाएंगे, इतने पर नहीं रुका, सब तो इतने कह रहे थे वापस लाएंगे। कहा 15-15 लाख सबके खाते में डाल भी देंगे। तो लोगों ने कहा वास्तव में पहली बार कोई आदमी आया है जो दर्द समझ रहा है। हर आदमी खुश हो गया जब 15 लाख आ ही जाएगा खाते में, फिर तो हमारा तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, समस्याओं समाधान हो जाएगा। कहा किसानों की इनकम 2 गुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे। और फिर इससे भी ज्यादा बड़ा कह दिया ताकि धरती पर पैर ही न रहे। तो कहा अब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। अब हमारा जो आदमी है अपने समाज का 99% जो आदमी है हवाई जहाज को ऐसे हाथ नहीं लगा, ऐसे हाथ लगा के छुआ नहीं है हवाई जहाज को। 99% आदमी वो जब उसके छत के ऊपर से हवाई जहाज जाती देखता है, जब तक वो एकदम छोटी छोटी दिखती है तब तक वो देखता है उसको। जितने एयरपोर्ट है उसके आसपास जो सड़क है, अगर आप जाओ तो वहाँ भीड़ लगी रहती, मोटरसाइकिल वाले खड़े रहते, कार वाले। हवाई जहाज कैसे उड़ती है ये देखने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। तो हमारा 99% आदमी देखा ही नहीं, उसको कह दिया हवाई जहाज में उड़ेगा। अरे वो उड़ा तो नहीं, लेकिन मन से तो उड़ ही गया, और मन से उड़ गया तो कहा एक वोट मोदी जी को दो। अब मैं जब गाँव में जाता हूँ तो हवाई चप्पल देखता हूँ, हवाई चप्पल कैसा तो उसमें देखता हूँ टाका लगा, किसी में 1 लगा, किसी में 2 लगा, किसी में 3 लगा, किसी में कई टाके लगे हैं। मतलब सपना दिखाया हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, वो बेचारे हवाई चप्पल पहनने लायक भी नहीं रहे, उसमें भी टाका लगा के पहनना पड़ा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बात किया कि लोग पागल हो गए। कहा कि जिताओ तो जीत गए, और 3 बार जीत गए, 3 बार जीत गए तो अब क्या हो रहा, आपकी गिनती भी नहीं है। मोदी पावरफुल आदमी, ओबीसी अपने को कहते हैं,
आप ये मूर्ख से मूर्ख आदमी खोजो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर मारो, मारेगा? बोलेगा आप हमको मूर्ख समझते हैं, हम सब ठीक है, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं कि अपना पैर अपने हाथ से काट लेंगे, इतने मूर्ख नहीं। तो मोदी जी को हम मूर्ख तो नहीं कह सकते, हम तो नहीं मानते मोदी जी मूर्ख हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अच्छा जब बुद्धिमान है तो हमारे खिलाफ कैसे काम कर रहे हो ओबीसी हो, हमारे पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हैं? मूर्ख तो मारता ही नहीं पैर पे कुल्हाड़ी, मोदी जी तो बुद्धिमान है, अब बुद्धिमान होकर कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं पैर पर ओबीसी के? और अगर मार रहे हैं तो इसका मतलब यह है कंट्रोल कहीं अलग है। कठपुतली की नाच देखा होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोग, तो कठपुतली दिखती थी कि नचाने वाला दिखता था? कठपुतली दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। तो मोदी जी दिखते हैं, आरएसएस जो है जो पीछे से चलाता है वो नहीं दिखता है। आरएसएस ने कहा है जनगणना नहीं है, आरएसएस ने रोक कर रखा। आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, मतलब क्या है? चेहरा मोदी का आगे किया ताकि आप लोगों का वोट मिले। अगर किसी ब्राह्मण का चेहरा देते तो वोट लेने में दिक्कत थी, क्योंकि ओबीसी अब हिंदू के नाम पर वोट नहीं देने को तैयार है। बहुत लोग जागृत हो गए हैं, वो कह रहे हैं चलो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, ये तो ठीक है, गिनती कहाँ हो रही है, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सा कहाँ मिल रहा है? तो उनको लगा कि ओबीसी का चेहरा दे देंगे तो ओबीसी के नाम पर वोट दे देगा। तो ये बड़ी साजिश है, चेहरा मोदी का है, कंट्रोल आरएसएस के लोग पीछे से कर रहे हैं, और इसलिए ये बड़ी साजिश हम लोगों के साथ में फिर से हो गई। अभी इस जनगणना में फिर से हम लोगों के साथ में ये साजिश हो गई, तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो अभी यूजीसी का मुद्दा है, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी समय यूजीसी भी आया, दोनों लगभग एक साथ आए। तो जब ये नोटिफिकेशन पर चर्चा शुरू हुई, कुछ नेताओं ने इस पर बोलना शुरू किया, एक आध चैनलों ने इस पर डिबेट करना शुरू किया, इसमें तो ओबीसी का सरकार जाति जनगणना पास किया है और इसमें तो ओबीसी का मामला ही नहीं है। जैसे इस पर डिबेट शुरू होने की स्थिति पैदा हुई, तुरंत ही ब्राह्मण लोग उतर गए सड़कों पर यूजीसी के खिलाफ और हल्ला मचाने लगे कि अरे हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में आजकल सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा है? ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, दूसरे के साथ कहाँ हो रहा है? अरे आप टीवी देख लो, अखबार देख लो, सारे अपोजिशन के नेताओं का बयान सुन लो, सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान सुन लो, सब तो कह रहे हैं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। कौन कह रहा है कि एससी का उत्पीड़न हो रहा है, एसटी का उत्पीड़न हो रहा है, ओबीसी का उत्पीड़न हो रहा है? सब कह रहे हैं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण हुआ भाजपा के खिलाफ में, तो क्या हुआ? बीजेपी यूपी में चुनाव हार गई। तो ब्राह्मणों ने चिंतन किया, मंथन किया, हार गए। क्यों हार गए? इकट्ठा आ गए, हार गए। क्यों इकट्ठा आ गए? क्योंकि अब ये चर्चा चल रही है कि लोगों का हक अधिकार नहीं मिल रहा, उत्पीड़न हो रहा है, तो इसलिए ये इकट्ठा होकर के विपक्ष को वोट दे दिए, विपक्ष जीत गया, हम हार गए। तो क्या करो? थोड़ा नाटक नौटंकी शुरू करो। तो भाजपा के विधायकों ने एक मीटिंग की ब्राह्मणों में, और क्या कहा? 3 बातें थी। पहला कहा सरकार नहीं सुनती, योगी की सरकार है हमारी नहीं सुनती ब्राह्मणों की। दूसरा कहा संगठन भी नहीं सुनता, संगठन नहीं सुनता मतलब बीजेपी भी नहीं सुनती हमारी। और तीसरा कहा संघ भी नहीं सुनता। क्या? 3 बात, सरकार नहीं सुनती, संगठन नहीं सुनता मतलब बीजेपी नहीं सुनती, और संघ मतलब आरएसएस भी हमारा नहीं सुनता। अब ये समझदार आदमी तो इस पर हंसेगा, लेकिन लोगों को ये लगा वास्तव में ब्राह्मण बहुत उत्पीड़ित है, अब ये हमारे साथ आ सकते हैं, तो क्या किया जाए? ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का तो देख लिया जाएगा, पहले इनको साध लिया जाए। तो ये साधने में तमाम लोग हमारे जुट गए। अब वो जुटने में ब्राह्मण क्या बिगाड़ रहे हैं?
जो ओबीसी एससी एसटी सभा था, जो सभा था उसको बिगाड़ रहे हैं, और वो तो सधने वाले नहीं है। उनका तो आरएसएस है, उनको तो समझ है कि हमें कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। लास्ट में एक ही लाइन कहना है, ठीक है बीजेपी सब खराब है तो अपनी ही, कहाँ है तो अपनी ही। तो जितना आक्रोश है वो सारा आक्रोश ठंडा होकर के फिर उधर चला जाएगा। तो यूजीसी के खिलाफ बवाल इसलिए मचाया गया ताकि यूजीसी का जब विरोध होगा तब लोगों को पता चलेगा सरकार तो दे रही है, नहीं तो पता ही नहीं चलता दे रही है। अब उनको पता है हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब तो हमारे ही लोग हैं। मान लो 10 की कमेटी बनेगी, 10 में से 7 हमारे ही रहेंगे, 3 इनके क्या कर लेंगे। उनको पता है कुछ दे नहीं रहे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कुछ दिया। दिया कैसे पता चलेगा? जब ब्राह्मण विरोध करेंगे तो बैकवर्ड शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को लगेगा कुछ दिया। फिर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो सामने आए, कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये नहीं कहा कि हम वापस लेंगे लागू करेंगे, ये नहीं कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होने। इसका क्या मतलब? सरकार अपने स्टैंड पर कायम है, वो एससी एसटी ओबीसी को देना चाहती है। अभी हमारे साथी कह रहे थे मोदी जी को गाली लोग दे रहे हैं। अगर गाली खाने से वोट मिल जाए तो गाली खाने में क्या बुराई है? कोई बुराई है? अगर ओबीसी एससी एसटी को ये लगे अरे मोदी जी को ओबीसी को गाली दे रहे हैं, एकदम ओबीसी इधर रहे, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? अगर गाली खाने से प्रधानमंत्री का पद बना रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं गाली खाने। तो ये सब कुछ जानबूझकर ड्रामा करवाया गया। उसके 2 फायदे हुए। पहला फायदा ये कि ओबीसी एससी एसटी को लगे कि सरकार दे रही है, और सवर्णों के विरोध के बावजूद दे रही है। केवल दे नहीं रही, इतना उग्र विरोध के बावजूद भी दे रही है, इधर ही रहना चाहिए। और दूसरा, ये जो जनगणना जो असली मामला है, इससे ध्यान ही हट जाएगा, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी, इस पर कोई डिबेट नहीं होगी। फिर कोर्ट अपना ही, फिर गए कोर्ट ब्राह्मण लोग, और कोर्ट गए तो जो सरकार का वकील है उसको जवाब देना चाहिए कोर्ट में, समय लेना चाहिए कोर्ट में। सरकार का वकील जो तुषार मेहता है, तुषार मेहता पेश हुए, जज कह रहा हम स्टे लगा रहे हैं, तुषार मेहता कुछ बोल ही नहीं रहे। तुषार मेहता ये नहीं कह रहे हैं जज साहब अभी स्टे मत लगाओ, हमें मौका दो जवाब दाखिल करने का, ये कहना चाहिए ना तुषार मेहता। हर केस में तो ऐसे ही कहते हैं सरकारी वकील, तो इसमें क्यों नहीं कहा? इसका मतलब सरकार की तरफ से ये कहा गया था। सरकारी वकील तो सरकार की तरफ से बोलता है ना, तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि बोलना नहीं है, स्टे हो जाने देना। अब जब स्टे हो गया, वो तो समझदार लोग हैं, उनको बताना थोड़ी, वो तो समझ गए सरकार ने पैरवी नहीं किया इसलिए स्टे हो। इधर का भी उधर का भी, दोनों लेने के चक्कर में ये सारा का खेल किया गया, और इसमें जनगणना के मामले को दबाने का काम किया गया। तो ये इस प्रकार से बड़ी साजिश हो रही है, जो समझदारी से अगर समझा जाए तो समझा जा सकता है। टीवी अखबार देखकर इस बात को नहीं समझा जा सकता। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने कहा था कि एमएसपी गारंटी लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं किया। अब मैं माइक पर बोल रहा हूँ, इसको जिसने बनाया उसने तय किया, इसकी कीमत क्या होगी। आप कुर्सी पर बैठे हैं, उसको जिसने बनाया उसने तय किया इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन किसान जो पैदा कर रहा है उसकी कीमत कौन तय कर रहा है? खरीदने वाला। बेचने वाला नहीं तय कर रहा, बनाने वाला नहीं तय कर रहा, खरीदने वाला तय कर रहा है। और इसकी वजह से खेती किसानी घाटे का सौदा बनी। तो किसान क्या कह रहा है? हमें एमएसपी गारंटी दे दो। जिन फसलों पर सरकार एमएसपी देती भी है उस पर भी गारंटी नहीं है। सरकार के यहाँ बेचने के लिए, एमएसपी पर बेचने के लिए नेताओं का पीछे पीछे चलना पड़ता है, अधिकारियों से जुगाड़ लगाना पड़ता है, तमाम प्रकार का काम करने के बावजूद भी किसान एमएसपी रेट पर बेच नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग बेच पाते हैं। लेकिन अगर एमएसपी गारंटी कानून आ जाए तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो,
जो एमएसपी का रेट तय है उससे कम रेट पर अगर खरीदेगा उसको सजा होगा। तो कोई कम रेट पर खरीदेगा नहीं तो किसान को फायदा होगा, नहीं तो किसान अगर ज्यादा पैदा कर देता है तो रेट घट जाता है। मान लो कोई अभी जैसे आलू ज्यादा पैदा कर दिया तो आलू का रेट गिर गया, आलू कम पैदा हो तो रेट रहेगा, लेकिन कम ही पैदा किया है तो फायदा कहां से होगा। तो दोनों स्थिति में किसान को फायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए एमएसपी गारंटी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आखिरी बात, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, तो आखिरी जो मुद्दा है वो ईवीएम का है। तो ईवीएम के बारे में अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं सिंपल एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात यह है कि जब आप वोट डालने जाते हो तो वहाँ 3 चीज रहती है। एक कंट्रोल यूनिट रहती है जो पीठासीन अधिकारी के पास रखी रहती है। एक बैलेट यूनिट होती है जिसमें निशान बना रहता है, जिसमें आप बटन दबाते हैं। और एक वीवीपैट होता है जिसमें जब आप बटन दबाते हो उसके बाद देखते हो कि हमने जो निशान पर बटन दबाया उसी निशान पर छप रहा है कि दूसरा छप रहा है, ये देखते हो। मतलब 3 चीज होती है। तो क्या आप लोगों को पता है गिनती किसकी होती है? जहां बटन दबाते हो उसकी होती है, या जहां देखते हो उसकी होती है, या जो तीसरा पीठासीन अधिकारी के पास रहता है उसकी होती है? गिनती किसकी होती है? गिनती तीसरे की होती है, जो कंट्रोल यूनिट है, जो पीठासीन अधिकारी के पास में रहती है। तो चलिए, आपने बैलेट यूनिट में बटन दबाया, अपना निशान दे, फिर वो पेपर ट्रेल में छप भी गया, ये भी आपने देखा कि जिसकी बटन हमने दबाया वही छप गया। लेकिन जो बटन दबाया, जो छपा पेपर ट्रेल में, वही चीज जाकर कंट्रोल यूनिट में जमा हुई है या दूसरा कंट्रोल यूनिट में जमा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? गिनती तो कंट्रोल यूनिट की हो रही ना, गिनती तो जहां आप देख रहे हो उसकी नहीं हो रही, जहां आप बटन दबा रहे हो उसकी, तो उसमें तो है नहीं गिनती का कुछ। तो गिनती तो तीसरे की हो रही है। जो बटन आपने दबाया वही जाकर के वहां जमा हुआ या दूसरा जमा हुआ, इसकी क्या गारंटी है? ये तो अंधकार है। और संविधान क्या कहता है? चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए और पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी मतलब आंख से आर पार नजर आना चाहिए। तो इसमें पारदर्शिता कहाँ है? मतलब अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष भी तो होता नहीं है, अगर इसको मान भी लिया जाए, जो तीसरा मामला है पारदर्शिता का, ये ईवीएम में है ही नहीं। और ये तीसरा मामला अगर पारदर्शिता का ईवीएम में नहीं है तो इसका मतलब ये है ईवीएम संवैधानिक नहीं है। जब ये मुद्दा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पेपर ट्रेल जोड़ दो। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट, मतलब विवाद की स्थिति में, पेपर ट्रेल की जो पर्ची है उसका मिलान कर दो। जैसे मान लीजिए ईवीएम में वोट आया, हम हार गए, तो हमने आरओ को लिखकर दिया हम इसकी काउंटिंग से सहमत नहीं, हमें पेपर ट्रेल की गिनती करो जो उसका कागजी मत करते। जब दोनों का मिलान हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि सही इसमें जमा हुआ है या गलत जमा हुआ है। लेकिन पेपर ट्रेल का मिलान करने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है तो चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है मिलान करने के लिए? जब पर्ची तुम छाप ही रहे हो तो केवल तो गिनती करना है, मिलान करना है, और क्या करना है? तो इसका मतलब अगर चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार नहीं है, इससे ये बात प्रमाणित होती है कि दाल में काला है। भाई कोई ईमानदार आदमी कहेगा देख लो, चेक कर लो, क्या दिक्कत है? चेक कर लो, अपने आँख के सामने देख लो कि जितना मशीन में वोट निकला है उतना ही पेपर ट्रेल में पर्ची है, देख लो, गिन लो। अगर कोई दाल में काला है तभी तो छुपाया जा रहा है। छुपाया क्यों जा रहा है? दाल में काला है तब छुपाया जा रहा है। तो ये जो हो रहा है ये देश के लिए घातक है, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए घातक है। और इसलिए वो तमाम मुद्दों पर डर नहीं रहे हैं। डर इसलिए नहीं रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत नहीं दोगे, थोड़ा बहुत ईवीएम से देख ले, थोड़ा बहुत आप नहीं दोगे, थोड़ा आप नाराज होकर कम दोगे, उतना मशीन हमारा देख लेगी, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बड़ी साजिश चल रही है। अब इन साजिशों से अगर निपटना है, ये तो सारा हो गया, क्या हो, उपाय भी तो जानना जरूरी है। बिना उपाय के
अब डॉक्टर सब बता दे ये मर्ज है, ये मर्ज है, और इलाज ना बताए तो फिर डॉक्टर क्या फायदा? कोई फायदा तो है, दवाई इलाज तो होता ना पड़ेगा। अब ये तो सारी है समस्याएं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना पड़ेगा। ये इसका इलाज है। अभी हम लोगों का जो संगठन है वो 31 राज्यों में 625 जिलों में 5,000 तहसील में 15,000 ब्लॉक में 2.5 से 3 लाख गाँव में पहुंच गया। अभी हम लोग अभियान चला रहे हैं कि 6 लाख गाँवों तक संगठन पहुंचाया जाए, 15 लाख बूथों तक संगठन पहुंचाया जाए। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर संगठन खड़ा होता है तो 6 लाख गाँवों से अगर एक गाँव से आप 50 लोग तैयार करेंगे तो ये 3 करोड़ लोग होते हैं। 100 लोग तैयार करेंगे तो 6 करोड़ लोग होते हैं। 200 तैयार करेंगे तो 12 करोड़, 250 तैयार करेंगे 15 करोड़। एक गांव की आबादी कितना होती है? 2000 की, 3000 की। जैसा गांव 2000, 3000 में आपको 200, 250 इतना ही तैयार करना। अगर इतना आप तैयार करते हैं तो 10-15 करोड़ लोग सड़क पर उतरने वाले हो सकते हैं। अगर 15 करोड़ सड़क पर उतरेंगे तो तमाशा देखने कितना है? उतना ही आएगा। तो 15-15 30 हो जाएगा। मदारी भी डमरू बजाता है तो 150 इकट्ठा तो जितने बाहर आएंगे उतने घर में बैठकर सपोर्ट करेंगे। तो 50-60 करोड़ लोगों का समर्थन आंदोलन को हो सकता है। और अगर 50-60 करोड़ लोगों का समर्थन आंदोलन को होता है तो ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। दुनिया के तमाम देशों में जन आंदोलन, भारत में भी जन आंदोलन किया जा सकता है। क्योंकि अभी विधायिका पर कांग्रेस जाती, बीजेपी आती, बीजेपी जाती, कांग्रेस आती, ब्राह्मणों ने कब्जा बनाकर रखा। हमारे जो दल है वो या तो कांग्रेस के नीचे मजबूरी है रहना या तो बीजेपी के नीचे मजबूरी है रहना। तो जहां से कानून बनता वहां कब्जा कर लिया। जो क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारी हैं 79.4% वो वही लोग हैं, जज वही लोग हैं, मीडिया वही लोग हैं। तो अब देश में जो स्थिति बन रही है वो जन आंदोलन की स्थिति बन रही है। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जन आंदोलन करने का। अगर हम ये काम करते हैं, गांव-गांव तक संगठन फैलाने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में विशाल जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और जब ये विशाल जन आंदोलन खड़ा होगा, मान लो 50-60 करोड़ का समर्थन है, तो 3.5% वाले क्या कहेंगे? लड़ेंगे? तो लड़ेंगे नहीं, वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, भाई साहब बहुत दिन हम राज कर लिए, अब आप लोगों की इच्छा नहीं है तो आप लोग करिए। जैसे अंग्रेज कह दिए कांग्रेस के लोगों को, वैसे ये भी कहेंगे भाई साहब बहुत दिन कर लिए, आप लोगों की मर्जी से ही हम कर रहे थे, अब आप लोगों की मर्जी नहीं है तो आप लोग करिए। तो डिमांड करने का मामला नहीं है। हम 85-90% लोग हैं, हम कमांड कर सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट 1 वैल्यू इसीलिए दिया, डिमांड करने के लिए नहीं दिया, कमांड करने के लिए दिया। और कहा शासन करती जमात बनना है, लक्ष्य दिया शासन करती जमात बनना है। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। हम धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों में ललकारा है 90 भाग हमारा। हमारे पूर्वज राजपाट की बात कर रहे थे और ये क्या कह रहे हैं? अरे राशन तो दे रहे हैं ना, किसान सम्मान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो लो हमको वोट दो, राज हम करेंगे, हम रहेंगे शासन पर, तुम रहो राशन पर। तुम राशन खा के हमको शासन में बिठाते रहो। तो ये कह रहे हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं तुम राज करो, ये कह रहे हैं हम तो राज कर ही रहे हैं, तुम राशन खाओ तो राशन दे रहे हैं। तो ये हम लोगों को समझना है। और हमारे जो लोग नहीं समझते गांव-गांव में, केवल समझने से काम नहीं चलेगा, समझाना भी पड़ेगा। क्योंकि उनके पास मीडिया है, हमारे पास मुंह है। अगर हर आदमी बोलना शुरू करे तो मुंह को आकाशवाणी बनाया जा सकता है। बोलते रहो, सोशल मीडिया का जमाना है, बोलते रहो, डालते रहो, बोलते रहो, डालते रहो, तो हमारी बातें भी लोगों तक पहुंच जाएंगी और ये परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।